एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि फेनरिर एक एस रैंक का बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है जो कि अकेले पूरे के पूरे शहर को तबाह करने का दम रखता है और ऐसा ही एक शहर फैन से बचने के लिए अपना पूरा सेविंग्स हम लोगों को हायर करने में लगा दिया और हमारा टीम का नाम है द फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग। वहीं पर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देख पाते हैं जो कि पीछे छुपा हुआ था और उसके पीछे अचानक से वो अटैक कर देता है जो देखकर बाकी के मेंबर चौंकना हो जाते हैं। तभी भंडाना अपने रस्से की मदद से उस फेनरिर को जकड़ लेती है, लेकिन वो फेनरिर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि तो बन्ना को जोरदार पटक मारता है। वंदना को काफी ज्यादा चोट आती है, लेकिन ये देखकर दूसरा मेंबर उसको हील करने लगती है। इसके बाद वंदना फिर से जोश में आ जाती है और फिर इस बार वो उस फेनरिर को बहुत ही कसकर बांध लेती है। इसी मौके का फायदा उठाकर उन टीम का जो लीडर था वो अपना फ्लेमिंग स्टक को बाहर निकालकर उस फेन को एक ही बार में मार देता है और हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पड़ा हुआ था और कह रहा था वंदना जो कि एक स्विफ्ट रेंजर है, माल फेस एक पे है, और गोल नवा जो कि हमारी टीम का लीडर और एक फ्लेमिंग वॉरियर है। और फेनर को हराने के बाद हमारा फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग जो पार्टी है वो सबके नजर में हीरो बन चुका था। लेकिन मेरी स्टोरी इन सबसे अलग है। मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, मैं तो बस इन लोगों का सामान उठाता हूँ और इन लोगों के साथ जर्नी करता हूँ। अब अगले सीन में वो तीनों एक साथ मिलकर खाना खा रहे थे और जो गोल नोबा था वो तो काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहा था, कह रहा था इन गाँव वालों को क्या अच्छा खाना नहीं देना आता, ये हम ही नहीं जा रहा। और तभी हम हमारे में कैरेक्टर का नाम भी जान पाते हैं जिसका नाम है कुर। गोल नबा कहता है कि कुर जल्दी से कुछ खाना बनाओ ताकि मैं खा सकूं। कुर तो ऐसा ही करने लगता है, लेकिन उसी वक्त बन्ना कहने लगती है ये तो हम लोगों का आखिरी खाना होगा जो कि कुर हम लोगों के लिए बनाएगा। कुर तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, कहता है आखिरकार इसका मतलब क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। गोल नोवा कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, तुम फायर हो गए हो। कुर काफी ज्यादा निराश हो जाता है, कहता है क्या मैंने कुछ गलती कर दिया। गोल नबा कहता है तुमने गलती के अलावा और बहुत कुछ किया है। वहीं पर वो प्रेस्टीज बताने लगती है तुम तो बस हम लोगों के ऊपर बोझ, तुम हमारे कोई भी काम में नहीं आते। पार्टी के लिए 4 मेंबर्स चाहिए जिस वजह से तुम हमारे साथ हो। वहीं पर बन्ना भी कहने लगती है अगर हमारे पार्टी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ता है तो हमें तुम्हारी जगह किसी स्ट्रांग एक मेंबर को हायर करना चाहिए, क्योंकि तुम हमारे बैग उठाने के अलावा और कुछ काम में नहीं आते। कुर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उन लोगों से भीख मांगने लगता है, लेकिन जो गोल नोवा था वो तो उसको लात मार के वही परी बेहोश कर देता है। अब अगले दिन सुबह कुर बहुत ही ज्यादा उदास होकर एक दूसरे शहर में पहुंच जाता है। वो काफी ज्यादा उदास था क्योंकि उसके पास पैसे खत्म होने वाले थे। वो कहता है मुझे काम चाहिए, जिस वजह से वो एक हेलो वर्कशॉप में जाता है और उसके अंदर हिम्मत करके एंटर करता है कि तभी पर रिसेप्शनिस्ट जाती है, कहने लगती है क्या तुम्हें काम चाहिए या फिर तुम किसी जगह पर हायर होना चाहते हो। कुर बताने लगता है मुझे काम चाहिए, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। और रिसेप्शनिस्ट बताती है ठीक है, लेकिन उसके पहले तुम्हें एक इंटरव्यू देना पड़ेगा जिसमें तुम्हारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। जिसके बाद और रिसेप्शनिस्ट कुर का सभी इंफॉर्मेशन लेने लगती है और हमें पता चलता है कि कुर तो बस 15 साल का है। और स्निस आके पूछती है इससे पहले तुम कहाँ पर काम करते थे। कुर निराश होकर बताता है फ्लेमिंग ड्रैगन फैंग में और स्टॉक कर जाती है, कहती है वो पार्टी तो कुछ दिन पहले ही एसएस रैंक में पहुंच चुकी है। कुर निराश होकर कहता है कि लेकिन उन लोगों ने मुझे निकाल दिया। और इस स्नेश बताती है कि तुम राश मत हो, अब तुम्हारा एटीट्यूड टेस्ट होगा, तुम्हें गॉड से क्या टैलेंट मिला है वही हम चेक करने वाले हैं और इस टेस्ट से शायद से कुछ तुम्हारा हिडन टैलेंट भी बाहर निकल सकता है। ये सुनने के बाद तो जो कुर था वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर अपने मन में कहने लगता है, वहीं पर मन में बताने लगता है यहाँ पर एप्टीट्यूड जी रैंक सबसे लोएस्ट है और एसएसएस रैंक सबसे हास्ट है। अब अगले ही पल जैसे टेस्ट का रिजल्ट आता है तो हमें पता चलता है वो तो सब कुछ में जी रैंक का ही है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि इसका मतलब है उसके पास ना ही कोई टैलेंट है और ना ही कोई कॉम्बैट स्किल। और इस सने बताती है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि अभी भी ब्लैक स्मिथ और अल्केमी का हम लोगों ने टेस्ट नहीं किया, तो वहाँ पर तुम्हारा कुछ हो सकता है, लेकिन वो जो टेस्ट करेगा वो टेक्नीशियन एब्सेंट है, तो वो टेस्ट 1 हफ्ते के बाद ही होगा। कुर कहता है अगर मैं सच बताऊं तो मेरे पास बहुत ज्यादा कम पैसे बचे हुए हैं। उसको देखकर स्नेस को थोड़ा बुरा लगता है और फिर वो कहती है तुम वहाँ पर रखा हुआ सैंड बैग को उठा सकते हो, जिसके बाद कुर जाकर
सैम बॉब को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें उसको काफी ज्यादा दिक्कतें होती है क्योंकि वो बस्ता काफी ज्यादा भारी था। लेकिन वो जैसे जैसे करके थोड़ा सा उठा लेता है ये देखकर, और रेनिश खुश होकर कहती है, तो इससे पता चलता है कि तुम कंस्ट्रक्शन का काम कम कर पाओगे। तुम चिंता मत करो, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ, उसके बाद तुम वहाँ पर पार्ट टाइम की जॉब कर सकते हो। कुर तो काफी ज्यादा खुश रहता है, कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले सन में कुर वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको देखकर तो वो कॉन्ट्रैक्टेड था और थोड़ा सा हताश होता है। कहता है कि अभी हमारे पास लोग कम है, इसलिए मैं तुम्हें ले रहा हूँ। तुम्हें बस सीमेंट बनाना है और फिर इस वॉल को थोड़ा सा मेंट कर देना है। मैं 3 घंटे बाद यहाँ पर चेक करना मैं आऊंगा, तब तक तुम्हारा हाफ बैरल तो काम हो जाना चाहिए। कुर कुछ उससे पूछने वाला था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्टर तो उसको एक का कर वहाँ से चला जाता है। अब कुछ घंटे बाद जैसे ही वो कंडक्टर वहाँ पर आता है तो वो तो एकदम मानो दंग ही हो जाता है, क्योंकि कुर ने वहाँ पर पूरी की पूरी आधी दियाली सीमेंट से मेंट कर दिया था और कह रहा था, मुझे माफ कर देना, सीमेंट खत्म हो चुका था इसलिए बस मैं इतना ही कर पाया। वो कंडक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था और फिर उसे पूछने लगता है, मैंने तो तुम्हें कोई लेडर भी नहीं दिया था, आखिरकार तुम ऊपर वाले पार्ट का कैसे सीमेंट किए? कुर कहता है, मैंने लकड़ी से एक जुगाड़ करके ऊपर वाला भी पार्ट को इस्तेमाल किया है। और फिर वो कंडक्टर कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, आज के लिए तुम्हारा पास इतना ही। और फिर वो उसको पे करता है और ये भी कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही पे कर सकता हूँ और बाकी का जो पेमेंट है वो मैं हेलो वक्त के थ्रू तुम्हारे बैंक अकाउंट में दे दूंगा। वहीं पर जो कुर्ता उसको तो इतना ज्यादा कम पेमेंट भी काफी ज्यादा लग रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है, कल मैं अपना और भी ज्यादा बेच दूंगा। अब अगले दिन में 2 दिन और बीत जाते हैं और हम देख पाते हैं कि कुर ने तो पूरा वो स्टन जो दीवार था वो पूरी तरीके से सीमेंट से मेन कर देता है, जिस वजह से वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि तुम्हें कल से और आने की जरूरत नहीं है। कुर कहता है, लेकिन क्यों, आखिरकार मैंने क्या किया है? कॉन्ट्रैक्टर कहता है, अगर तुम इतनी जल्दी इतना ज्यादा काम कर दोगे तो बाकी के जो वर्कर है वो तो खाली पेट मर जाएंगे। और फिर वो उसको थोड़ा सा पे करता है और कहता है, बाकी का पे मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। वहीं पर जो कुर था उसको तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहा था। अब अगले से कुर फिर से उस वर्कशॉप में पहुंच जाता है और वहां पर वो रिसेप्शनिस्ट को सब कुछ बताता है। रिसेप्शनिस्ट कह रही थी कि अभी भी वो जो टेक्नीशियन आने में 3-4 दिन लग जाएगा। अचानक से तभी साइड पर एक लड़की तो दूसरी रिसेप्शनिस्ट से झगड़ा करने लगती है तभी, और रिसेप्शनिस्ट वहां पर आकर कहती है कि आखिर का यहाँ पर क्या चल रहा है। तो हमें पता चलता है वो जो लड़की थी वो एक माइनर को हायर करना चाहती है और वो लड़की उस लेबर को पेमेंट तभी करेगी जब उसका माइनिंग सक्सेसफुल होगा, तभी वह परकर आ जाता है। कहता है, मैं इसमें करना चाहता हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती है, अच्छी तरीके से सोच लो क्योंकि इसमें तुम्हें पेमेंट ना भी मिल सकता है। लेकिन बीच में वो लड़की कह उठती है कि मैं इस बच्चे को हायर नहीं करना चाहती, क्या कोई और नहीं है? और रे कहती है, अगर आप किसी और को हायर करना चाहती हो तो उसके लिए आपको मिनिमम 10 सिल्वर कॉइन चाहिए। ये सुनने के बाद तो लड़की काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, कहती है कि कुछ ठीक है, मैं तुम्हें हायर करती हूँ, मेरे पीछे पीछे आओ। और फिर वो दोनों आते चले जाते हैं और उनके जाने के बाद वो जो रेसिस्ट थी वो तो कुर के बारे में सोचने लगती है और अपने मन में कहने लगती है, वो काफी ज्यादा क्यूट और एडरेबल है। लेकिन तभी दूसरी रेसिप उसको जगाती है और कहती है, आखिरकार तुम कहाँ खो चुकी हो? कुर का पेमेंट आया है, जल्दी देखो। और वो रिसेप्शनिस्ट कुर का पेमेंट देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसको कंस्ट्रक्शन के काम के लिए 200 गोल्डन कॉइन मिले होते हैं, और हैरानी के चलते वो तो वहाँ पर रखा हुआ रास्ते में टकरा कर नीचे गिर जाती है। फिर वो पूछती है कि आखिरकार ये सनमैक्स यहाँ पर क्या कर रहा है, जिसमें दूसरी सब कहती है, हमें इन सनमैक्स को लौटाना है क्योंकि ये कोई नॉर्मल सेट बैग नहीं है। इस सेट बैग से मेजर किया जाता है कि एक बंदे के अंदर कितना ज्यादा माना है। अगर कोई भी इस सेट बैग को उठाता है तो अगर उसके अंदर ज्यादा माना होगा तो ये सैंड बैग ज्यादा भारी हो जाएगा, और उसके अंदर अगर कम माना होगा तो ये सैंड बैग हल्का होगा। जो सुनने के बाद वो जो रनेस थी वो उस सैंड बैग को उठाती है और कहती है, ये तो काफी ज्यादा हल्का है। लेकिन उस दिन कुर को तो ये उठाने में काफी ज्यादा दिक्कतें हुई थी। आखिरकार
कुर क्या चीज है। दूसरी तरफ कुर और यूली शिया तो अपने माइनिंग के स्पॉट में पहुंच जाते हैं जहां पर कि एक टन भी ठंडा हुआ था। और फिर कुर कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ एक ही टन में नहीं सो सकता क्योंकि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। यूली शिया तो काफी ज्यादा शर्माने लगती है, कहती है तुम क्या कह रहे हो। कुर कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पूरी दुनिया घुमा है और तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट हो। यूली शिया तो कुछ ज्यादा ही इमोस फील करने लगती है और कुर को मारक कहती है, ऐसा मत कहो। जिसके बाद तो वहां पर आग जलाती है और कुर को एक उबला हुआ आलू देती है। कुर तो उसको पाकर काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है ये तुमने बगर है यूस इसको पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये काफी ज्यादा छोटा काम है। लेकिन कुर तो इसमें काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, बहुत दिनों के बाद किसी ने मेरे लिए खाना पकाया है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वहीं पर अपने मन में कहता है, गोलनोवा और बाकी के टीममेट्स जो थे वो तो मेरे साथ खाना भी नहीं खाते थे। वहीं पर कुर को इतना ज्यादा छोटी चीज को पाकर इतना ज्यादा खुश होते देखकर यूली शिया तो काफी ज्यादा शौक थी। अब अगले दिन में रात हो जाता है और वो दोनों टेंट के अंदर सोने लगते हैं, लेकिन कुर को तो नींद नहीं आती, जिस वजह से वो एक बार लिसिया को चेक करने लगता है और वो देखकर तो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि जो ये थी वो तो आधी नंगी थी और सो रही थी। ये देखकर कुर काफी ज्यादा शर्मा जाता है, कहता है, यूली शिया तुम्हें ऐसा नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जैसे भी हो मैं तो हूँ एक लड़का। और फिर एक कर वो बाहर चला जाता है और उसके जाने के बाद यूली शिया कहती है, हम दोनों लगभग एक हफ्ते रहेंगे, तो मैं तुम्हें चेक कर रही हूँ कि तुम सच में अच्छे हो या नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया कि तुम एक अच्छे पसंद हो। अब अगले दिन सुबह यूली उठती है और वो देखती है कि जो कुर्ता वो तो बाहर ही सो गया था। जिसके बाद कुर कहता है, जल्दी रेडी हो जाओ क्योंकि एक हफ्ते के अंदर हमें 10 गोल्ड कॉइन जुगाड़ करना है। कुर फिर पूछता है, क्या तुमने जगह ठीक कर लिया है कि हमें कहाँ माइनिंग करना है। यूली शिया कहती है, आसपास में कर लेंगे। कुर कहता है, ऐसा नहीं होगा, मैं पहले आसपास चेक करके आता हूँ कि कहाँ पर हमें माइनिंग करने में ज्यादा फायदा है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि कुर यू शिकागो जाता है और फिर उसको एक पत्थर लेकर उसको तोड़ के अंदर भी दिखा देता है और उसके अंदर क्रिस्टल होते हैं। ये देखकर यलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि पहली बार में उन लोगों को क्रिस्टल मिल चुका था। और ऐसे ही कुछ समय काम करने के बाद हम देख पाते हैं कि कुर ने तो बहुत सारा क्रिस्टल इकट्ठा कर लिया था। यूली शिया काफी ज्यादा शकट हो जाती है, कहती है, क्या हम इसको अब बेचने वाले हैं। कुर कहता है कि नहीं, रुको जरा, अगर हम ऐसे ही बचेंगे तो इसका कीमत काफी ज्यादा कम मिलेगा, मुझे पहले इसको मैजिक स्टोन में बदलने दो तो इसका कीमत ज्यादा मिलेगा। यूली शिया कहती है, लेकिन उसके लिए तो हमें मैजिक क्राफ्ट्समैन चाहिए जो कि हमें किंगडम में मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि कुर तो एक ही सेकंड में उस क्रिस्टल को लेकर मैजिक स्टोन में भी बदल देता है। यूलिया तो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, कहती है, मैंने सुना था कि सबसे ज्यादा छोटा मैजिक स्टोन बनाने में भी एक मैजिकल क्राफ्ट्समैन को भी 1 घंटे लग जाते हैं, लेकिन तुमने तो एक ही सेकंड में बना दिया है। लेकिन ये सुनने के बाद तो कुर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसको तो कुछ और ही समझ में आता है। उसको लगता है कि जो कोई ज्यादा समय में बनाता है उसके पास ज्यादा मना होता है, और जो कोई कम समय में बनाता है उसके पास कम मना होता है। वो तो उल्टा ही समझता है। ये देखकर यूसिनेट में कहती है, शायद से ये मेरे बात को संग से नहीं समझ रहा। अब अगले सीन में वो यूसिन मैजिक क्रिस्टल को भेज कर आती हूँ। कुर कहता है, तुम जाओ, यहाँ पर मुझे कुछ काम है। यूशिप, ध्यान रखना, मैं कल सुबह यहाँ पर पहुँच जाऊंगी। वहीं पर अपने मन में कहती है, ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है। अब अगले सन में लिसिया उस मैजिक क्रिस्टल को बेचने आता है, लेकिन वो जो आदमी था वो पूछता है कि ये किस अक्लिया ने बनाया है। यूसिस जाती है, अपने मन में कहती है, मुझे पता था कि वो लोग ये पूछने वाले हैं। जिसके बाद वो अपना रॉयल साइन निकालती है, जो देखकर वो बंदा कहता है, मुझे माफ करना। फिर यूई बोलती है, मैं तुम्हारा टेलीपोर्टेशन स्टोन को यूज करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे किंगडम जाना है। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन को यूज करके किंगडम के एक दुकान में पहुंच जाती है। फिर यूई वहां पर जाकर एक मैजिक क्रिस्टल को दिखाती है और लड़की कहने लगती है, एक क्रिस्टल तो काफी ज्यादा कम झलक रहा है, इसका ज्यादा कीमत तो तुम्हें नहीं मिलेगा। यूलेसिया कहती है, लगभग 10 सिल्वर कॉइन तो मिल ही जाएगा। वो लड़की कहती है, रखो जरा, मुझे एक बार चेक करने दो। और फिर वो जैसे ही चेक करके वापस लौटती है, कहती है, इसके बदले में मैं तुम्हें 10 गोल्डन कॉइन दूंगी। यूलिशिया
तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, कहती है आखिरकार तुम क्या कह रही हो। वो लड़की कहती है भले इसके अंदर जो माना है वो काफी ज्यादा कम ग्लो कर रहा है, लेकिन वो माना काफी ज्यादा है। वो अच्छी तरीके से सील किया है ताकि माना लीक ना हो। और फिर लिसिया और भी बाकी 49 मैजिक क्रिस्टल उसको दे देती है, जिसके बदले उसको 500 गोल्डन कॉइन मिल जाता है। यूलिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन तभी वो लड़की काफी ज्यादा सीरियस होकर कहती है मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पहली बात कि तुम इस क्रिस्टल को मेरे दुकान के अलावा और किसी की जगह पर नहीं बेचोगा। दूसरी बात आखिरकार ये क्रिस्टल किसने बनाया है। लिसिया कहती है मुझे माफ करना, लेकिन यह मैं तुम्हें नहीं कह सकती। और लड़की उसको जोड़ देती है, कहती है मुझे बताओ, मुझे जानना है। यूई कहती है सॉरी, मैं उसके बताए भी ना उसका आइडेंटिटी किसी को रिवील नहीं करना चाहती। वो लड़की कहती है ठीक है, लेकिन वो इतना ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, उसको तो डायरेक्टली किंगडम में काम मिल सकता है। यूलिशिया कहती है ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। अब अगले सन में वही वर्कशॉप में आ जाती है और फिर कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और रिशन कहती है मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो दोनों एक साथ कहते हैं आखिरकार कूर कौन है। ये सुनने के बाद तो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन दोनों का सवाल एक ही था। फिर वो रिस कहने लगती है मुझे माफ करना, मैं किसी की आइडेंटिटी उसके बिना बताए नहीं बता सकती। इसमें यूई अपना रॉयल साइन को फिर से निकालती है, जिस वजह से उस रिसेप्शनिस्ट को कूर के बारे में जितना भी कुछ पता है वो सब कुछ बताना ही पड़ता है। फिर यूलिया को पता चलता है कि कूर बस एक जी रैंक का है और वो पहले बहुत ही बड़े एक पार्टी के लिए काम भी करता था। तुम्हारा शुक्रिया इतना कुछ बताने के लिए। ये जो 500 गोल्डन कॉइन है एक कूर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। ये देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर यूलिया बताने लगती है मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ कि कूर का आइडेंटिटी किसी को भी ना पता चले, वरना उसको खतरा हो सकता है। और रिसेप्शनिस्ट भी इसके लिए मान जाती है। अब अगले दिन सुबह जैसे ही लिसिया उस कूर की जगह पर पहुंचती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि कूर ने तो एक ही दिन में वहां पर लकड़ी से एक काफी ज्यादा अच्छा घर बना लिया था। लिसिया शौक होकर पूछती है आखिरकार तुमने एक ही दिन में कैसे बना लिया। कूर कहता है इसमें हैरान होने की क्या बात है, हमारे गांव में तो सभी लोग एक घर बनाने में इतना ही टाइम लेते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। आप लोगों को अगर ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सावधान।